क्लास 10th चैप्टर नेम बेसिक स्टैटिस्टिक्स और इसकी मिसलिनियस एक्सरसाइज जो है उसको हम सॉल्व करें। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है जी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी कि MCQs हैं। 3 पॉसिबल आंसर्स आर गिवन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन, टिक द करेक्ट आंसर। हर एक क्वेश्चन के साथ 3 पॉसिबल आंसर दिए गए हैं, दुरुस्त जवाब के साथ या दुरुस्त जवाब को आपने टिक करना है। पहला पार्ट है जी कि अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल इज आल्सो कॉल्ड। ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल को हम और भी क्या कह सकते हैं, तो देखें इसकी एग्जांपल मैं शेयर करता हूं। जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि ये ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल है, यानी कि इसमें ग्रुप्स बने हुए हैं और आगे उनके ग्रुप की जो है उनकी फ्रीक्वेंसी यानी उनकी तादाद लिखी हुई है। तो इसे हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, यानी कि फ्रीक्वेंसी जो है वो डिवाइड हुई हुई है ग्रुप्स के ऊपर। तो इस लिहाज से जो ऑप्शन नंबर बी है वो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट को देख लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो है उसमें लिखा हुआ है कि आ हिस्टोग्राम इज अ सेट ऑफ एडजेसेंट। हिस्टोग्राम बेसिकली एक डायग्राम है और इसमें एडजेसेंट रेक्टेंगल्स जो हैं वो बनते हैं, यानी यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वो हमारा दुरुस्त ऑप्शन होगा। इसकी जो डायग्राम है वो मैं आपको दिखा देता हूँ स्क्रीन पे। तो जी आप ये देख सकते हैं कि ये रेक्टेंगल्स बने हुए हैं, यानी एक तरफ जो है अलॉन्ग एक्स एक्सिस जो है या सॉरी अलॉन्ग वाई एक्सिस जो है ये फ्रीक्वेंसी रखी गई है, और जो अलॉन्ग एक्स एक्सिस है यानी हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो है ये एज को रखा गया है, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो है। और इसमें जितने भी रेक्टेंगल्स हैं वो एडजेसेंट बनेंगे, चूंकि क्लास बाउंड्रीज जो होती हैं वो अलॉन्ग एक्स एक्सिस होती हैं। ठीक है, इसकी शेप मैंने आपको दिखा दी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। थर्ड पार्ट है कि आर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इज अ मैनी साइडेड। तो इसमें क्लोज्ड फिगर आएगा, यानी कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, पॉलीगॉन कहते हैं कि मैनी साइडेड क्लोज्ड फिगर को, जैसे ट्राइंगल, रेक्टेंगल, ये पॉलीगॉन्स है। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो होगा वो मैनी साइडेड क्लोज्ड फिगर होगा। इसकी भी डायग्राम मैं आपको शेयर कर देता हूँ। जी जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि ये फ्रीक्वेंसी लॉन्ग वाई एक्सिस आएगी और टोटल स्कोर जो है या जो भी आप वेरिएबल रख रहे हैं वो लॉन्ग एक्स एक्सिस आएगा, क्लास बाउंड्रीज आएंगी और ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो है वो बनता जाएगा। तो ये यानी दोनों तरफ से ये क्लोज्ड होगा, एक क्लोज्ड शेप ये ग्राफ हमें नज़र आएगा, इसलिए हम इसे कहते हैं कि ये क्लोज्ड फिगर है। ठीक है, ए ऑप्शन इसका बेस्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद थर्ड के बाद चलें जी फोर्थ MCQ को स्टडी कर लेते हैं कि आ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल इज़ आल्सो कॉल्ड, यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल जो बनता है उसको हम इसके अलावा और भी क्या कह सकते हैं, तो इसे हम कहते हैं लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी सी ऑप्शन। अब ये क्यों है इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ एक एग्जांपल से। जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि ये फ्रीक्वेंसी टेबल आपके सामने है। ठीक है, इसमें ये जो एग्जैक्ट क्लासेस हैं ये क्लास बाउंड्रीज बनी हुई हैं, यानी पहली क्लास 2 से 5 तक और फिर दूसरी 5 से स्टार्ट हो रही है 8 तक और 8 से फिर 11 तक है ये। और आगे जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसको हम कैसे बनाते हैं, यानी अगर मैं आपसे कहूँ कि लेस देन 5 जो है कितनी ऑब्जर्वेशन है, तो आप पहले ग्रुप की फ्रीक्वेंसी लिख दोगे 5। फिर आपसे पूछता हूँ कि लेस देन 8 कितनी ऑब्जर्वेशन है, तो आप 5 से 8 तक जो ऑब्जर्वेशन 7 ये भी लिखेंगे और फिर 5 से जो 2 तक ऑब्जर्वेशन आ रही हैं ये 5 ये भी लिखेंगे, यानी 7 और 5 को ऐड कर देंगे, 12 आंसर आएगा। तो आपसे पूछते हैं कि जी लेस देन बताएं 11 कितनी होंगी ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो आप बताते हैं जी कि 20 तो इस ग्रुप में आ गई ऑब्जर्वेशन और बाकी जो है ये 12 इसमें थी, इन दोनों को मतलब अगर 7 और 5 को ऐड करो तो ये 32 बन गई। तो इसी तरीके से इसे हम लेस देन जो है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो टेबल भी कहते हैं। ठीक है जी, इस तरीके से यहाँ भी हम लिख सकते हैं लेस देन, इसको हम लिख सकते हैं लेस देन 5। ठीक है, तो इस तरीके से ये टेबल हम बना सकते हैं। इससे नेक्स्ट जो है फिफ्थ पार्ट जो है इसको देखें तो इसमें लिखा हुआ है इन अ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन फ्रीक्वेंसीज आर प्लॉटेड अगेंस्ट। तो इस क्यूमुलेटिव जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है, जो शेप एक डायग्राम एक बनता है ग्राफ, इसमें फ्रीक्वेंसीज जो हैं यानी जो वाई एक्सिस के लॉन्ग ली जाती है आर प्लॉटेड अगेंस्ट अपर क्लास बाउंड्रीज। ठीक है, यानी यहाँ पर जो बी ऑप्शन है वो आएगा। और अब ये क्यों आएगा इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। जैसे आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है लॉन्ग वाई एक्सिस रखी गई है और हाइट या जो भी वेरिएबल है वो लॉन्ग एक्स एक्सिस है। अब इसमें क्लास बाउंड्रीज होती हैं यहाँ पर एक्स एक्सिस में, और पहली क्लास बाउंड्री की अगर हम अपर लिमिट कहते हैं, अपर क्लास बाउंड्री वो 52 है, तो मैं कहूँगा लेस देन 52 जो है अगर फ़र्ज़ करें 0 फ्रीक्वेंसी है तो आ जाएगी। लेस देन 54 जो है सेकंड ग्रुप की जो अपर क्लास बाउंड्री वो है 54, मैं कहूँगा जी लेस देन 54 क्या फ्रीक्वेंसी, फ़र्ज़ करें वो भी 0 है। लेस देन 56, लेस देन 58, लेस देन 60, लेस देन 62, इस तरह से आगे 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 हम जितने भी ग्रुप्स बने होंगे उनको प्लॉट करते जाएंगे
करेंगे तो अपर क्लास बाउंड्रीज के अगेंस्ट ये बनती हैं। ठीक है जी, बात क्लियर होगी। इससे नेक्स्ट जो पार्ट आ रहा है 6, उसको स्टडी कर लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि अरिथमेटिक मीन इज अ मेजर दैट डिटरमिन्स द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल अंडर स्टडी बाय डिवाइडिंग द सम ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल बाय देयर नंबर। यानी यहाँ पर ए ऑप्शन आएगा। अब ये किस तरह आएगा ए ऑप्शन, देखें अरिथमेटिक मीन का जो फार्मूला होता है उसको हम एक्स बार से जाहिर करते हैं अरिथमेटिक मीन को। इसमें हम सम करते हैं, यानी समीशन जो साइन है सम का है, ऑल ऑब्जर्वेशंस को और उनको उनकी कुल तादाद यानी n से डिवाइड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर x जो है वो 1 2 3 4 ये 4 ऑब्जर्वेशन है, तो इसका अगर हमने अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है तो इनका सम निकालेंगे। ये आता है 1 + 2 3 3 + 6 + 4 10 और x बार जो होगा इसमें वो आ जाएगा 10 यानी समीशन x 10 और n कितने ऑब्जर्वेशन है जी, ये 4 हैं। 10 को 4 पर डिवाइड कर दें, ये बनता है कोई 2.5, तो ये अरिथमेटिक मीन आ जाएगा। तो इस तरीके से हम अरिथमेटिक मीन जो है वो फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट 7 है जी, आर डेविएशन इज डिफाइंड एज अ डिफरेंस ऑफ एनी वैल्यू ऑफ द वेरिएबल फ्रॉम अ कांस्टेंट। यानी यहाँ पर याद रखें कि डेविएशन जो होती है उसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि ये वेरिएबल का डिफरेंस होता है, यानी x अगर वेरिएबल है उसका डिफरेंस लिया जाएगा अरिथमेटिक अस्यूम्ड अरिथमेटिक मीन से, या कोई भी आप वैल्यू जो आप खुद से अस्यूम करते हैं कि ये कांस्टेंट में सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, इससे मैंने डेविएशन लेना है और डेविएशन को आप d से जाहिर करते हैं तो d = x - a होता है इसका फार्मूला। और a जो है वो आपका अस्यूम्ड मीन या कांस्टेंट होता है जो बाज़ का डाटा में गिवन होता है और बाज़ का डाटा की वैल्यू में वो गिवन नहीं भी होता, हम अपनी मर्जी से सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आ रहा है पार्ट नंबर 8, उसमें लिखा हुआ है कि आर डाटा इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड। ऐसा डाटा जो कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में लिखा हुआ होगा उसे हम ग्रुप्ड डाटा कहेंगे, यानी ए ऑप्शन आएगा। अब इसे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ एक एग्जांपल से। ये आप देख सकते हैं कि ये एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें यानी हर ग्रुप की अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई है उसकी तादाद के लिहाज से, और इसी डाटा को हम ग्रुप डाटा भी कहते हैं क्योंकि इसमें ग्रुप्स बने हुए हैं। ठीक है, तो ये बात क्लियर होगी आपको। इसके बाद नेक्स्ट आ रहा है जी 9th MCQ है कि मीन ऑफ ए वेरिएबल विद सिमिलर ऑब्जर्वेशन से कांस्टेंट k इज, तो इसमें k इटसेल्फ ही आएगा, यानी कि अगर एक कोई नंबर रिपीट होता जा रहा है, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि जो k ही है, फ़र्ज़ करें k जो है वो आता है 4 टाइम। ठीक है, अब मैंने इसका अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है, तो इसके लिए मैं अरिथमेटिक मीन फाइंड करने के लिए इसका फार्मूला यूज़ करता हूँ समीशन x/n में तमाम जो k हैं ऑब्जर्वेशन है उन्हें ऐड करता हूँ। फ़र्ज़ करें ये 4 टाइम थे और 4 से ही डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, इसमें नंबर ऑब्जर्वेशन जो है वो कितनी है 4 है। अब ये लाइक टर्म्स हैं, अलजेब्रिक सम कर रहे हैं हम, तो ये इनके कोफिशिएंट्स ऐड हो जाएंगे, ये 4k आ जाएगा नीचे और नीचे जो है 4 आ जाएगा, यानी ऊपर आ जाएगा 4k। अब 4 कॉन्स्टेंट्स हैं, 4 के टेबल से 4 1 ज़ा 4 4 1 ज़ा 4 कैंसिल हो जाएगा और आपको अरिथमेटिक मीन की जो वैल्यू मिलेगी वो अगेन k इटसेल्फ मिल जाएगा। यानी कि यहाँ से हमें पता ये चला कि ये जो आंसर आएगा वो k इटसेल्फ ही होगा अरिथमेटिक मीन का। तो इसी के से हमने समझा प्रॉब्लम। अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन कि मीन इज़ अफेक्टेड बाय चेंज इन ओरिजिन। अब मीन जो होता है वो ओरिजिन के चेंज होने से जो अफेक्ट करता है। अब इस बात को हम कैसे समझ सकते हैं, इसके लिए एक एग्जांपल जो है वो मैं आपसे स्क्रीन पे शेयर करता हूँ। यानी मीन तो फाइंड करना जानते हैं कि ये समीशन x/n होता है। अब फ़र्ज़ करें हम ऑब्जर्वेशन जो x ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं वो 1 2 3 4 5 है। ठीक है, अब इनके ओरिजिन को चेंज करने का मतलब ये है कि आप इनमें कोई नंबर जो है वो ऐड कर रहे हैं। ठीक है, फ़र्ज़ करें आप इसमें 2 जो है ऐड कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन x में जितनी भी ऑब्जर्वेशन है सब में 2 ऐड करें, यानी 1 + 2 3 हो गया, 2 + 2 4, 3 + 2 5, 4 + 2 6, 5 + 2 7 आ गया। ठीक है, अब आप जो ओरिजिनल ऑब्जर्वेशन थी उसका अगर अरिथमेटिक मीन लेते हैं तो सम ऑफ x/n यानी 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10 + 5 15 और टोटल ऑब्जर्वेशन 5 हैं, तो ये कैंसिल होकर आपको 3 आंसर देते हैं। ठीक है, लेकिन आप जब y बार का जब आप अरिथमेटिक मीन लेते हैं, आप इन ऑब्जर्वेशन का मीन लेते हैं, यानी 3 + 4 + 5 + 6 + 7 ये 25 आता है और ओवर 5 ये 5 आंसर देता है, मतलब दोनों मीन चेंज हो चुके हैं। तो हमें ये पता चला कि ये मीन किस वजह से चेंज हुए हैं, चेंज इन ओरिजिन, यानी आपने इसमें या तो कोई ऐड कर लें नंबर ऑब्जर्वेशन में या सब्ट्रैक्ट कर लें। ठीक है, यानी x ऑब्जर्वेशन
में आपने कोई नंबर ऐड किया, फॉर एग्जांपल ए कोई कांस्टेंट है तो उससे वाई ऑब्जर्वेशन आई है, तो अब ये चेंज इन ओरिजिन कहलाएगा। या आपने सब्ट्रैक्ट कर लिया है ए को, तब भी जो न्यू ऑब्जर्वेशन आएंगी तो उनसे जो हासिल होने वाला अरिथमेटिक मीन है वो चेंज हो जाएगा। और अगर आप इन्हें बैलेंस करना चाह रहे हैं तो जो नंबर आपने ऐड किया था आप वही नंबर इनके अरिथमेटिक मीन्स में अगर ऐड कर देते हैं तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। यानी 5 अगर वाई बार की वैल्यू है तो इसमें अगर 2 और एक्स बार की वैल्यू 3 अगर ऐड कर दें तो ये देख सकते हैं कि ये 2 + 3 5 आ जाता है, यानी ये बैलेंस हो जाता है। ठीक है जी। अब इसे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट नंबर जो 11 है, इसको अगर हम देखें तो इसमें लिखा हुआ है मीन इज अफेक्टेड बाय चेंज इन। अब मीन जो है वो चेंज इन स्केल से भी जो है वो अफेक्ट करता है। चेंज इन स्केल का मतलब यह है कि आप अगर फर्ज करें एक्स ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, आप इनको किसी कांस्टेंट 2 से या 3 से किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे एक न्यू ऑब्जर्वेशन वाई आ जाती है। तो जो एक्स ऑब्जर्वेशन का सम मतलब अरिथमेटिक मीन होगा, जो वाई का होगा वो फिर एक जैसा नहीं रहेगा। फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल भी मैं आपसे भी स्क्रीन पे शेयर करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक्स ऑब्जर्वेशन जो है 1 2 3 4 5 है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ए जो हम रख रहे हैं कांस्टेंट वो 2 है, 2 से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दें अगर हम एक्स को तो इससे न्यू ऑब्जर्वेशन आ जाएंगी और वो चेंज इन स्केल कहलाएगा। तो वाई जो है इसका 1 2 से मल्टीप्लाई करके 2 हो गया, 2 2 से मल्टीप्लाई करके 4, 3 2 से 6, 4 2 से 8, 5 2 से 10। अब आप इनके अरिथमेटिक मीन्स फाइंड करें तो एक्स बार जो है वो 3 आएगा और वाई बार आपके पास आ रहा है 30/5 6, ठीक है। ये वाई मतलब ये 2 + 4 + 6 + 8 + 10 आप करेंगे तो 30 आएगा, 30 को 5 से डिवाइड तो ये 6। अब आप देखें कि इनकी जो एवरेजेस हैं वो कब बराबर होंगी, वो उसी सूरत में बराबर होंगी जिस कांस्टेंट से आपने इन ऑब्जर्वेशन को एक्स ऑब्जर्वेशन को मल्टीप्लाई किया था तो वाई आई थी। उसी तरह एक्स बार को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई बार के बराबर आ जाएगा। यानी कि इस डिवाइड या मल्टीप्लाई करने से जो न्यू ऑब्जर्वेशन आती हैं इसको हम चेंज ऑफ स्केल कहते हैं और इससे मीन जो होता है ऑब्जर्वेशन का जो एवरेज होती है वो अफेक्ट करती है, वो चेंज हो जाती है। तो इसी के से ये प्रॉब्लम हमने समझा। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहा है उसमें क्या चीज़ लिखी हुई है कि सम ऑफ द डेविएशन ऑफ द वेरिएबल एक्स फ्रॉम इट्स मीन इज ऑलवेज, यानी कि आपने डेविएशन लेना है ऑब्जर्व वेरिएबल एक्स का फ्रॉम एक्स के मीन से। फ़र्ज़ करें एक्स जो है ऑब्जर्वेशन ये ऊपर वाली मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। अब इनकी अगर मैं एवरेज जैसे मैंने अभी कैलकुलेट की थी, इन सारों का सम बना था 15 और 5 टोटल ही ऑब्जर्वेशन है तो 3 आया था आंसर। अब अगर मैं मतलब डेविएशन निकालता हूँ इस तरह से कि मैं एक्स में से एक्स बार माइनस करता हूँ, ठीक है, तो और फिर सम ऑफ द डेविएशन मतलब फिर उनका सम भी करना है। मैंने पहले डेविएशन कैलकुलेट करूंगा और फिर उनका सम निकालूंगा, ठीक है। तो डेविएशंस के लिए मैं यहाँ पर एक कॉलम बना लेता हूँ डी। अब देखें अगर 1 में से आप 3 को माइनस करेंगे तो आपको क्या आंसर मिलेगा, -2। अब 2 में से अगर आप 3 को माइनस करते हैं आपको क्या आंसर मिलता है, -1। 3 में से 3 को माइनस करते हैं आपको क्या आंसर मिलता है, 0। 4 में से 3 को माइनस करते हैं क्या आंसर मिलता है, +1। और 5 में से 3 को माइनस करते हैं आपको क्या आंसर मिलता है, +2। अब आप इन सब डेविएशन का अगर ऐड करते हैं, सम करते हैं तो देखें 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, 1 1 से कैंसिल हो जाएगा, -1 से, तो 0 आपको आंसर मिल रहा है। यानी कि यहाँ पर ए ऑप्शन जो है वो आएगा कि जो सम ऑफ द डेविएशन ऑफ द वेरिएबल एक्स फ्रॉम इट्स मीन इज ऑलवेज, ये हमेशा 0 होता है, ठीक है। चाहे आप जो मर्जी ऑब्जर्वेशन लेते तब भी आपको ये 0 ही आंसर मिलता है डेविएशन के सम का, ठीक है जी। तो ये प्रॉब्लम हमने यहाँ पे समझा। इसके बाद जी 13th पार्ट है, इसमें लिखा जा रहा है कि द nth पॉजिटिव रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ x1 x2 x3 अप टू सो ऑन xn ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड। तो ये ज्योमेट्रिक मीन कहलाता है। यानी अगर आपने ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है तो आप अगर n ऑब्जर्वेशन है तो आप उसका nth रूट लेंगे और उन तमाम जो ऑब्जर्वेशन है उनका प्रोडक्ट का मतलब जो आप nth रूट लोगे, ठीक है। इस तरीके से इनको पहले मल्टीप्लाई करोगे और इनका पॉजिटिव स्क्वायर रूट लोगे तो ये आपको जो वैल्यू देगा वो ज्योमेट्रिक मीन की होगी। तो इस तरीके से हम इस बात को समझ सकते हैं और इससे मैं बल्कि ब्लैक कलर में मार्क कर देता हूँ, ठीक है जी। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें 14th, इसमें लिखा हुआ है द वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय रेसिप्रोकेटिंग द मीन ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द ऑब्जर्वेशन, यानी कि x1 x2 x3 अप टू सो ऑन xn ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड। यानी कि वो वैल्यू जो कि आप रेसिप्रोकेट कर देते हैं मीन ऑफ द रेसिप्रोकल्स, जो कि इन ऑब्जर्वेशन के रेसिप्रोकल्स का मीन बनता है, ठीक है। इनको अगर आप रेसिप्रोकेट करके लिखते हैं तो वो वैल्यू क्या कहलाती है, अगर हम उसको देखें तो वो हमारे पास जो है हार्मोनिक मीन कहलाती है। इसका मैं फार्मूला भी आपसे स्क्रीन पे शेयर कर देता हूँ हार्मोनिक मीन का, ताकि ये बात आपको ज़रा क्लियर हो जाए।
ये आप देख सकते हैं कि ये x1 x2 x3 x3 ऑब्जर्वेशन थी up to xn, उनकी जो रेसिप्रोकल्स हैं वो हो जाएगा 1/x1 1/x2 1/x3 एंड अप सो ऑन 1/xn। तो उनका आपने सम करना है और फिर रेसिप्रोकेट का मतलब कि ये चूंकि समीश जब हम सम निकाल रहे होते हैं, अरिथमेटिक मीन निकाल रहे होते हैं, तो हम समीशन x ऊपर लिखते हैं और n नीचे लिखते हैं। लेकिन इसमें हम क्या कर देंगे, हम रेसिप्रोकल कर लेंगे, n को ऊपर लिखेंगे और ये जो ऑब्जर्वेशन आ रही है समीशन x ये नीचे आएगा। लेकिन इसमें समीशन x नहीं आएगा बल्कि समीशन 1/x आएगा, क्योंकि हमने इन ऑब्जर्वेशन का रेसिप्रोकल ले लेना है। तो ये कहलाता है सी ऑप्शन में बताया मैंने हार्मोनिक मीन। अब इस पर बाकायदा लेक्चर अवेलेबल है, आप इसमें मैंने प्रॉब्लम्स भी सॉल्व किए हुए हैं, वो आप वहाँ से भी इसको समझ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है पार्ट नंबर 5, द मोस्ट फ्रीक्वेंट अकरिंग ऑब्जर्वेशन इन अ डाटा सेट इज कॉल्ड। यानी कि डाटा के अंदर मौजूद वो वैल्यू जो कि बहुत दफ़ा रिपीट हो रही है वो उस डाटा सेट का क्या कहलाती है, तो वो मॉड कहलाती है। ठीक है, इसको हम मॉड कहेंगे। यानी अगर आपने फॉर एग्जांपल एक डाटा है जिसमें 2 2 3 3 3 फिर 5 5 फिर 4 8 एंड 10 है, तो अब इसमें अगर आपसे कोई पूछे कि इसका मॉड क्या है, तो आप ये देखेंगे कि इसमें 3 चूँकि बहुत दफ़ा रिपीट हुआ है तो इसका मॉड 3 होगा। ठीक है, तो इस लिहाज से जो बहुत दफ़ा रिपीट होती है वैल्यू उसी को मॉड कहा जाता है ऑब्जर्वेशन का। इस एमसीक्यू के लिहाज से यहाँ पर ये चीज़ ये एग्जांपल मैंने आपके समझाने के लिए यहाँ पर यूज़ किया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पार्ट नंबर जो है 16 को। इसकी स्टेटमेंट है कि द मेजर विच डिटरमिन्स द मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन इन अ डाटा सेट इज कॉल्ड। यानी कि ऐसी वैल्यू जो ये बताती हो कि ऑब्जर्वेशन की मिडल वैल्यू क्या है उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं मीडियन। ठीक है, यानी कि अगर एक डाटा है जैसे 2 3 4 5 एंड 6, तो इसमें 4 जो वैल्यू लिखी हुई है ये मिडल मोस्ट वैल्यू है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये मीडियन है। ठीक है, और इसको फाइंड करने के अलग एक फार्मूलाज भी हैं, लेकिन मीडियन की जो डेफिनेशन वो ये होती है कि मीडियन जब एक डाटा को रेंज फॉर्म में लिखा जाता है तो उस मीडियन वैल्यू से 50% डाटा की वैल्यू पहले होनी चाहिए और 50% डाटा की वैल्यू उससे उस वैल्यू मीडियन वैल्यू से आगे होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन आएगा मीडियन। इसके बाद नेक्स्ट है जी पार्ट नंबर 17, द ऑब्जर्वेशन दैट डिवाइड्स अ डाटा सेट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स आर कॉल्ड। यानी कि एक ऐसी वैल्यू जो कि डाटा सेट को 4 बराबर हिस्सों में डिवाइड करे उसे क्वार्टर से निकला ये क्वार्टाइल्स कहा जाता है। यानी कि इसमें अगर फर्ज करें ऑब्जर्वेशन है 2 3 4 5 6 7 एंड 8 एंड फॉर एग्जांपल ये 1 2 3 4 5 6 7 और एक और ले लेते हैं ऑब्जर्वेशन 10। अब इसमें ये टोटल जो ऑब्जर्वेशन है इसमें वो 8 है। ठीक है, अब इसका जो अगर आप 4th पार्ट लेते हैं तो वो 2 बनता है, मतलब कि यहाँ पे जो आने वाली ऑब्जर्वेशन होगी, ठीक है, जो इससे आगे होगी और इनसे पीछे होगी, वो इस डाटा को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। यहाँ पे आने वाली इसको डिवाइड करेगी, यहाँ पे आने वाली, तो ये इसके 3 क्वार्टाइल्स कहलाएंगे। यानी कि ये पहले वाला Q1 कहलाएगा क्वार्टाइल, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी इसको Q2 कहेंगे, इसको Q3 कहेंगे। तो ये वैल्यूज जो होती हैं इस डाटा को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती हैं, इन्हें क्वार्टाइल्स कहा जाता है। ठीक है जी, ये बात समझ में आ गई। अभी कैसे फाइंड की जाती है इनका एक अलग पूरा एक इस पर लेक्चर अवेलेबल है, आप वहाँ से इसको स्टडी कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है 18th, इसमें लिखा हुआ है द स्प्रेड और स्कैटरनेस ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन अ डाटा सेट इज कॉल्ड। यानी कि एक ऑब्जर्वेशन में जो स्कैटरनेस या उसका फैलाव होता है, स्कैटरनेस फैलाव को कहते हैं या स्प्रेड, ये डाटा सेट का क्या कहलाता है, तो उसे हम कहते हैं डिस्पर्शन। यानी कि यहाँ पर हम बी ऑप्शन को मार्क करेंगे। डिस्पर्शन ये होता है कि ये हमें बताता है कि डाटा कितना फैला हुआ है, अपनी एवरेज से कितनी उसकी वैल्यूज़ दूर हैं या करीब है। यानी फ़र्ज़ करें एक डाटा कुछ इस तरह का है जिसमें वैल्यूज़ में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ रहा है। ठीक है, अब इस तरह की जो वैल्यूज़ हैं उनका अगर हम एवरेज लेंगे और फिर उनका अगर डेविएशन लेंगे इनकी हर वैल्यू से, तो वो बहुत ज़्यादा आएगा, जिससे हमें पता चलता है कि इस डाटा का डिस्पर्शन जो है यानी स्प्रेड जो स्कैटरनेस या स्प्रेड जो है वो बहुत ज़्यादा हुआ है। ठीक है, तो ये डिस्पर्शन इस चीज़ को मेजर कर रहा होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू है द मेजर्स दैट आर यूज्ड टू डिटरमिन द डिग्री और एक्सटेंट ऑफ वेरिएशन इन अ डाटा सेट आर कॉल्ड मेजर्स ऑफ। तो ये मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन जो है ये कहलाता है। यानी यहाँ पर हम जो है ए जो है ऑप्शन उसको मार्क कर देंगे। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि
जो डिस्पर्शन है जिसको मेजर किया जाता है रेंज की मदद से भी, आर जो है यानी मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन में से लीस्ट ऑब्जर्वेशन को माइनस करके, या वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन से भी मेजर किया जाता है। तो ये हमें यही बताता है कि कितना ज़्यादा जो है वेरिएशन हो रहा है डाटा सेट के अंदर, ठीक है। डिस्पर्शन जो है मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन आएगा यहाँ पे। इस तरह से इसे नेक्स्ट जो आ रहा है MCQ, उसमें लिखा हुआ है द एक्सटेंट ऑफ वेरिएशन बिटवीन टू एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस ऑफ अ डाटा सेट इज मेजर्ड बाय, यानी कि एक्सटेंट ऑफ वेरिएशन बिटवीन टू एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन, यानी कि लीस्ट और मैक्सिमम, इन दोनों में जो एक आप डिफरेंस लेते हैं और इसको मेजर करते हैं, इस मेजर को क्या कहा जाता है, इज मेजर्ड बाय रेंज, ठीक है। रेंज यही चीज़ बताती है कि मैक्सिमम और मिनिमम जो वैल्यू है डाटा सेट की उसमें क्या फ़र्क है, लीस्ट और मैक्सिमम में जो डिफरेंस है, यानी मैक्सिमम में से लीस्ट को माइनस किया जाता है। तो इस तरह से हम रेंज जो है जिसे हम आर से ज़ाहिर करते हैं वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट MCQ आ रहा है उसको स्टडी कर लेते हैं कि द मीन ऑफ द स्क्वायर डेविएशन ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर अरिथमेटिक मीन इज़ कॉल्ड। तो ये जो स्क्वायर डेविएशंस हैं ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर अरिथमेटिक मीन, ये कहलाता है वेरिएंस। इसमें हम कहेंगे कि ये ए ऑप्शन है इधर, तो इधर ऑप्शन ए हम मार्क कर देंगे और इसका फार्मूला भी मैंने लिख दिया कि x माइनस एक्स बार, यानी डेविएशन लेंगे हम अरिथमेटिक मीन से, लेकिन फिर उनका स्क्वायर भी करेंगे, फिर इसका सम करके टोटल जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन उनसे डिवाइड करेंगे तो वेरिएंस कैलकुलेट होगा। तो इस तरीके से ये वेरिएंस आता है। और अगर हम इसी का स्क्वायर रूट ले लेते हैं, पॉजिटिव स्क्वायर रूट इसी वैल्यू का जो कि वेरिएंस की वैल्यू आ रही है, तो इसे हम स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं। और इसको मैं यहाँ पर इस तरह से लिख दूं तो ये हम स्टैंडर्ड डेविएशन का जो कंसेप्ट है वो भी यहाँ से बड़े आसानी के साथ जो है वो समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट MCQ जो है उसको स्टडी कर लेते हैं। लास्ट MCQ है जी, इसमें लिखा हुआ है कि द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ मीन ऑफ द स्क्वायर डेविएशन of I vary from 1 2 3 4 up to so on, an observation from their arithmetic mean is called। तो देखें इसमें पॉजिटिव स्क्वायर रूट लिया जा रहा है मीन ऑफ द स्क्वायर डेविएशन का, ऑब्जर्वेशन का, फ्रॉम देयर अरिथमेटिक मीन, यानी कि वही जो वेरिएंस का मैंने आपको कंसेप्ट बताया था वही है, लेकिन इसमें आप स्क्वायर रूट लेंगे लेकिन उसके साथ पॉजिटिव साइन लगाएंगे। तो इसको हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन। और इसके ऊपर बाकायदा लेक्चर्स बने हुए हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, वेरिएंस कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, वो आप कंसेप्ट लेक्चर से भी देख सकते हैं।